मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का मौका मिला है जो मेरा ड्रीम था, और मैं पहले इसको फील करता था कि क्या मैंने जो 10-20 साल में जो भी सीखा है, क्या इसको कभी भी कोरिलेट कर पाऊंगा जो आजकल की हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई है या और भी अदर टेक्नोलॉजी, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। तो आज मेरा वो एक जो सोच था वो पूरा हुआ, और इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं और कुछ लोगों के लिए मैं नया हूँ, और मुझे एक्चुअली पता ही था कि पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप का एक बेस है और किस किस फील्ड से, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में ही रखा है, टेक्स्ट बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा स्लाइड आ रहा होगा वो आप शायद देख पा रहे हैं। जी, हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो जैसा मैंने लिखा, आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले ही कहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो हर चीज इंतजार कर सकती है सिवाय खेती के। अगर हमने समय पे बीज नहीं डाला तो ऐसा नहीं है कि हम उससे वही यील्ड ले पाएंगे जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या जो हमने पहले साल लिया या जो पहले सीजन में लिया है। तो ये बात अपने दिमाग से तो निकाल ही देनी चाहिए कि एग्रीकल्चर किसी का इंतजार कर सकता है। आप टेक्नोलॉजी से इसको इन्हांस कर सकते हैं, इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इनपुट देने का समय है और जो इसका प्रैक्टिसेस है वो आपको उसी समय पर करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि ऑप्टिमम यील्ड ले सके तो ये बहुत पहले से ये बात बोली गई थी जो आप देख भी रहे हैं। एक आप अभी स्लाइड पे देख रहे होंगे, मैंने एक पिक्चर डाली है जो शायद पहले ही बहुत वायरल थी, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने देखी होगी, जिसमें चाइना का एक विलेज का इसमें फोटो है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, वहां से सब कोई लोग चले गए हैं और पूरा का पूरा वो विलेज एक तरह से पूरा ग्रीन हो चुका है। मतलब जब पहली बार ये फोटो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये लैंडस्केप का कोई नया वहां पे उन्होंने किया होगा, लेकिन जब इसके डिटेल में गया तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यहाँ कोई रहता नहीं है, और ये इस तरह नेचर ने इसे अपने आप को इनकल्प कर लिया। तो मैं क्वेश्चन सबके सामने रखना चाहता हूँ। हम लोग आज एआई की बात कर रहे हैं, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर चीज़ के लिए एश्योरेंस किया जा रहा है और उसको फोरकास्ट भी किया जा रहा है। लेकिन क्या हमारा ये जो नॉलेज है और जो हमारा टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, क्या नेचर को इसकी ज़रूरत है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस गांव से निकलने के बाद किसी ने इस गांव में एक बीज भी डाला होगा या एक पौधा भी लगाया होगा। लेकिन आपको बस घर का कहीं कहीं छत या कुछ खिड़कियां दिख रही होंगी, और सारा का सारा एरिया जो पूरा है ग्रीन हो चुका है, जिसके लिए हम वर्ल्ड की सारी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, स्पेसिंग देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि कौन सा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लगना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे नेचर को शायद वो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सबके लिए कि क्या हम रियल में नेचर को हमारी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हम लोग अगर किसी खाली जमीन पे बाउंड्री कर देते हैं, घर कोई जमीन खरीदता है उसे एक बाउंड्री दे देता है, 2-3 साल बाद जब वहां जाते हैं तो शायद हमको गेट का ताला खोलने के लिए 2-4 पेड़ या झाड़ियां को काटना पड़े। वहां तो किसी ने एक बीज नहीं डाला, किसी ने पानी नहीं पटाया, कभी कोई गया भी नहीं, लेकिन वहां पे बैर, उसके बाद शरीफा, घास, कुटूस, जितना भी तरह के आप सोच सकते हैं, कहीं भी जाने का रास्ता नहीं रहता है। आप वहाँ घुसने के लिए कम से कम उसकी थोड़ी मोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या हम लोग इसको कैसे ये अप्रोच कर सकते हैं और इस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शायद हमको लगता है कि अगर हमारा मूवमेंट पूरी तरीके से बंद हो जाए किसी एरिया में तो वो एरिया खुद रीजेनरेट कर जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको ओपन छोड़ता हूँ। मेरा एक टॉपिक है एग्रीकल्चर, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन वाटरशेड। तो वाटरशेड के बारे में तो सब कोई जानते ही होंगे, हमको मैं भी पता नहीं क्योंकि बहुत पार्टिसिपेंट है, फिर भी एक मैं बता देना चाहता हूँ। आप यहाँ एक सिंपल सा एक फोटोग्राफ देख रहे हो, इसमें पहाड़ है, पहाड़ के चारों तरफ छोटी छोटी नालियां से होके एक नाला में पानी आ रहा है। तो यही एक वाटरशेड का कंसेप्ट है। इसको आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। आप अगर पेचकी का पत्ता या कोई भी पीपल का पत्ता को उल्टा कर दें तो उसमें देखेंगे पीछे तरफ जो छोटे छोटे उसके वेन्स होते हैं, वही समझिए कि उसका लीफ का जो मार्जिन है वाटरशेड का बाउंड्री लाइन हो गया। जो छोटे छोटे वेन्स है वो उसके ड्रेन लाइन हो गए, और जो मेन का जो पत्ता का जो मेन पेटियोल होता है जिससे पत्ता अपने डंठल से जुड़ा रहता है वो मेन नाला हो गया। वही वाटरशेड का कंसेप्ट जो होता है। पत्तियां में होता है कि वहां से जो वो जो भी फ्रूट्स बनते हैं वो
उसी वेन्स के थ्रू और बड़े उसके थ्रू प्लांट्स को सप्लाई होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और यहाँ भी जो पानी पड़ता है उस पूरे एरिया में, वो सारा पानी छोटे छोटे नालों से इसमें चला आता है। बगल में मैंने एक रियल पिक्चर भी रखा है जिसमें आप देख रहे हैं कि छोटा सा ट्रीटमेंट किया गया, कोई उसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। एक आसपास का एक मुझे लगता है कि 4-5 हेक्टेयर का लैंड होगा जिसमें एक छोटा सा डिप्रेस एरिया है, वहां पे इस एरिया के पानी को कलेक्ट कर लिया गया और यहाँ पे कुछ बोल्डर्स डाल दिए गए हैं ताकि इसके अंदर का जो भी मिट्टी हो, क्योंकि हम बरसात में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो मिट्टी यहाँ पे ना आए और वो सेफली वाटर जो है इसमें डिस्पोजल हो। और इसके बाद अगर इसके बाद ऐसा नहीं है कि अभी एक कंसेप्ट है कि अगर कोई भी जाता है फील्ड में तो सोचता है कि कहीं तालाब हो, और कहीं कोई घूमने भी जाता है या कोई जांच में इंस्पेक्शन में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि इस तालाब में पानी नहीं है, इसका मतलब ये बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप जब गए होंगे मार्च अप्रैल में उसमें पानी ना हो, लेकिन बरसात के बाद एक बहुत छोटा सा और क्रॉपिंग का स्पैन आता है। कभी बहुत ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ओनली 45 to 60 डेज के होते हैं, जिसमें आपको भुट्टा वगैरह होता है, इसको मक्का कहते हैं, या फिर कोई वेजिटेबल्स जैसे लीफी वेजिटेबल्स होता है, उसको 45 to 50 डेज के अंदर वो ग्रो होता है। तो सकता है वो मतलब आपको एक जो 30-50 दिन के आसपास का फसल वो से ले लिया गया हो और उसके वाटर को यूज कर लिया गया हो, इसलिए एकदम एक मतलब वो ऐसे मतलब ये सोचना कि उसमें पानी ही नहीं है तो वो तालाब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो उसने उस आसपास के पानी को जमा किया, जमा करने के बाद उसने उसको एक जगह सेफली जो मिट्टी कटाव था उसको रोकने की कोशिश की, उसमें कंट्रीब्यूट किया और बाद में हमको एक फसल के लिए नेक्स्ट सीजन में थोड़ा सा पानी भी अवेलेबल कराया। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हो कि धान के सीजन में लास्ट में जब पानी की अंतिम जरूरत होती है, जब उसमें मिल्किंग स्टेज आता है, उसमें पानी बहुत जरूरी है, जो दशहरे के आसपास का, दुर्गा पूजा के आसपास का टाइम होता है। अगर उसमें पानी नहीं पड़े तो सारा धान का धान उसमें चैफिनेस हो जाता है, मतलब उसमें दाना ही नहीं बनेगा। तो उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है। तो उस समय अगर धान का वो क्रिटिकल स्टेज होता है, उसमें अगर धान में आप एक पानी दे दें तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्टिविटी मतलब कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके एट पार हो जाए। लेकिन वो अगर एक पानी नहीं दे तो मे भी हो सकता है प्रोडक्टिविटी 50% तक रिड्यूस रहता है, क्योंकि जब मिल्किंग स्टेज में पानी नहीं पड़ता है तो नेचुरली इसमें दूध नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा, दाना नहीं बनेगा। इट मीन्स एक छोटा सा तालाब या गड्ढा अगर उस धान के खेत को एक क्रिटिकल इरिगेशन या लाइफ से इरिगेशन में कंट्रीब्यूट करता है तो उसने अपना काम कर दिया। इसलिए हमें जो हम जो सोचते हैं उसको थोड़ा ओपन माइंड होकर सोचने की बात है और थोड़ा डिस्कस करने की बात है वहाँ के लोगों से कि इस तालाब का आपने क्या इस्तेमाल किया, ना कि हम ये बोले कि इस तालाब में तो पानी नहीं है इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। आप यहाँ पे एक फोटोग्राफ देख रहे हो, ये सारे फोटोग्राफ जो हैं यहाँ पे मैंने खुद इन चीजों को देखा है, अपने सामने कराया है। ये रांची के बगल का ही एक गांव है, वहीं का एक फोटोग्राफ है। और इसमें आपने देख रहे हैं कि एक छोटा सा 30 बाई 30 का डोबा है जो कि 10 फीट का गड्ढा होता है, इसमें 2-2 फीट का स्टेप्स होता है। इसके चारों तरफ हमने एक हाइब्रिड नेपियर होता है, नेपियर ग्रास, जो कि फॉडर के रूप में यूज होता है और पेरेनियल नेचर का होता है। आप एक बार लगा देंगे तो दोबारा उसको लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको कट करके अपने वो जो ग्रीन पाउडर के रूप में अपने रूमिनेंट्स या जो आपने जो गाय और बकरी वगैरह पाले उसको यूज कर सकते हैं। आपने अगल बगल देखा होगा कि धान का खेत है, तो हो सकता है अभी इस पानी का यहाँ यूज ना हो, लेकिन मैंने जो बोला कि हो सकता है कि बरसात के आसपास आप देखते हो राखी के बाद बाद पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, बरसात का जो इंटेंसिटी होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो उस समय अगर क्रिटिकल स्टेज में अगर पानी देना पड़े तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है 1-2 बार समय। हम जो सोचते हैं कि हाफ एकड़ टू डिपेंड करता है कि ऑलरेडी वहां पे उस खेत में कितना पानी है, आप 1 एकड़ तक इसमें इरिगेशन कर सकते हो। साथ साथ इसमें आप जो बहुत कुछ सोचते हैं कि मछली पालन, मेरा अगर अक्टूबर दिसंबर में सूख गया तालाब तो मछली पालन कैसे होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मछली पालन मतलब साल 2 साल तक उसमें मछली पालन ही करें। आजकल बहुत ही ऐसी चीजें हैं, सिर्फ हमें अपने आंखों को खुला रखना है कि इसमें आप स्पॉन डाल सकते हैं, यानी जो छोटे छोटे मछली के जो अंडे से बस निकले हुए बच्चे रहते हैं उसको आप डाल देते हैं और 45 डेज के अंदर वो फिंगरलिंग्स में बदल जाते हैं। फिंगरलिंग्स मतलब वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं और वो जो है वो 1000 फिंगरलिंग जो होता है वो उसका कुछ प्राइस होता है 100 या 200 या 500 रुपए, ऐसा कुछ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है, बाहर में ज्यादा होता है, और अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो अवेलेबल है नहीं। तो कभी ज्यादातर 45 डेज के अंदर इसमें से स्पॉन से फिंगरलिंग्स तैयार करके आप अपने अगल बगल के बड़े तालाब जहाँ पे पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है, जिस तालाब में पानी सूखता नहीं, आप वहां दे सकते हैं। और इस छोटे से तालाब से 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें से 1 या 1.5 kg की मछली ही निकालें। तो ये बस अपने आप को थोड़ा सोचना है। आजकल तो इतना कुछ अवेलेबल है मीडिया में, आप जो भी सोच रहे हैं उसको केवल गूगल में टाइप कर दें तो बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। वो देखना है कि मेरे एरिया में कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा।
तो ये एक छोटा सा इंटरवेंशन है जिसके जो आप एग्रीकल्चर में व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है थोड़ा सा मैं भी आगे बढ़ गया, मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया एक्चुअली, उन्होंने संजय जी ने करा दिया था। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि झारखंड नरेगा नरेगा तो ऐसे भी वर्ल्ड का एम्प्लॉयमेंट मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। और इसमें जो था पहले की कम्युनिटी बेस्ड स्कीम ज्यादा चलते थे, लेकिन अब इंडिविजुअल स्कीम बेस्ड लाया गया ताकि लोग उसको ऑन कर सकें और एसेट्स को अपना समझ सकें। ऐसा नहीं लगे कि उनको हम मजदूरी कर रहे हैं, उनको लगे कि मैं अपने ही खेत में काम कर रहा हूँ, अपना एसेट जनरेट कर रहा हूँ। तो वो एक चीज आई है। और अभी पिछले 4 सालों में लगभग 50,000 एकड़ में हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, जो कि अभी मेरे पास डिस्ट्रिक्ट और नीचे लेवल पे बहुत अच्छी टीम नहीं है जो टेक्निकली उतनी साउंड हो, लेकिन फिर भी हमने लोगों के साथ मिलके, एनजीओ के साथ मिलके और भी डिपार्टमेंट के साथ मिलके कुछ करने की कोशिश की है। और तो ये एक छोटा सा था नरेगा के Great. बारे में। तो ऐसे भी सब कोई बहुत बड़ी चीज है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप प्लांटेशन करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जो फार्मर जिन्होंने कभी अपने खेत में प्लांट नहीं लगाया, तो जो हम जाते भी हैं चेक करने या देखने या इवेल्युएशन में या कोई भी जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कितना प्लांट मरा है, जिंदा है कितना प्लांट है। तो अगर 100 का 100 प्लांट जिंदा है तो उसको 100/100 मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बियॉन्ड जाके भी सोचने की मतलब हमें सोचना चाहिए। जैसे कि जो भी आम का पौधा है उसमें आप लगभग 15 से 20 साल तक तो आराम से खेती कर सकते हैं। जब पौधे वो छोटे रहते हैं तो उसमें आप सारे के सारे क्रॉप ले सकते हैं, उसमें फिश क्रॉप भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग क्रॉप सकते हैं। कुछ क्रॉप आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे मेज नहीं लेना चाहिए और अरहर वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेज जो होता है वो बहुत तेजी से न्यूट्रिएंट को डिप्लीट करता है, वो बहुत तेजी से न्यूट्रिएंट लेता है, इसलिए उसका फास्ट ग्रोथ होता है, तो उसको अवॉइड करें। अरहर जो होता है उसमें थोड़ा पेस्टिसाइड्स वगैरह का इशू होता है और पेस्ट का इशू होता है, और वो इसको थोड़ा होता है कि मतलब इसको थोड़ा सप्रेस करे इसका ग्रोथ को। लेकिन आप सब क्रॉप ले सकते हैं, पौधे थोड़े से बड़े हो जाए तो उसके लिए भी बहुत तरह के क्रॉप्स हैं जो पार्शियल शेड में ग्रो होते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, इसका बहुत डिमांड है। वो छठ में तो मैंने देखा है, जो बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा पर्व है, लोग बस केवल पौधा ही उखाड़ के बेच देते हैं, उसमें हल्दी और अदरक रहता भी नहीं है, और वो भी जो होता है 20 रुपए 25 रुपए का एक छोटा सा बंडल रहता है। तो बस थोड़ा सा अपने आप को ओपन करना है कि मैंने अगर प्लांटेशन किया है कहीं किस एरिया को डेवलप करके व्हाट्सएप में, तो उसमें थोड़ा इंटरक्रॉपिंग करें, ताकि कहा जाता है कि फार्मर्स का जो पैर होता है वही सबसे बड़ा फर्टिलाइजर होता है। अगर फार्मर्स अपने खेत में रेगुलर जाए तो हम ये समझेंगे कि वो पौधा बहुत तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि फार्मर देखेगा, पानी देगा, खाद देगा। अगर कोई फार्मर कितना भी अच्छा फील्ड अगर उसमें जाना छोड़ दे तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अच्छा कल्टीवेशन प्रैक्टिस से पौधा हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मैंने फोटो डाला है, ये ऐसे एक ऑर्चर्ड का फोटो जहाँ पे पौधे थोड़े से बड़े हो चुके हैं और यहाँ पे हल्दी लगा हुआ है। ये एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे पलांडू, वहीं का है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा ओपन होना है और थोड़ा सोचना है कि हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखिए ओल लगा हुआ है, ओल एक ऐसा प्रोडक्ट है इसमें कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, और आप उससे बहुत एड ले सकते हैं। इसमें इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत कम होता है, और ये बहुत अच्छा क्रॉप है, पार्शियल सेट में ग्रो होता है, और इसमें ग्लट नहीं होता। मैंने कभी नहीं देखा है कि ओल ट्रक का ट्रक कहीं फेंका गया हो। टमाटर आलू मैंने देखा है, सुना है, लेकिन ओल कहीं नहीं सुना है। ये जितना भी इसका हमेशा शॉर्टेज रहता है, इनफैक्ट इसका बीज का अवेलेबिलिटी ही कम हो जाता है, तो इसको हम एक इंटरक्रॉपिंग में ले सकते हैं। और इसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, मैं सारी चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जोड़ रहा, क्योंकि आप लोग इसके एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं। मैं ये शो कर रहा हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स और इसको हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटर यूज कर सके। ये देखिए, थैंक यू ये सो एक मच अनुपम भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सो ओके। आप कुछ और कंक्लूडिंग वर्ड कहना चाहेंगे सर, और कुछ, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कुछ भी है उसको आप या तो ना यूज कीजिए, लेकिन यूज कीजिए तो बैलेंस। क्योंकि अगर आप लगातार फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे, तो आपका प्लांट और एनवायरमेंट पूरा खराब हो जाएगा। तो या तो आप ना यूज करें, और यूज करें तो बैलेंस। ये हमारे अपने फील्ड का फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं, जो 4 साल पहले हमने प्लांटेशन किया था। अब हमने थोड़ी पैकेजिंग पे भी काम करना शुरू किया है। देख रहे हैं यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लोग कर सकते हैं कि आम के लिए मिट्टी चाहिए, आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर भी आम लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहने के तो अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन मे भी ये मेरे खूंटी जिला के एक डिस्ट्रिक्ट का फोटोग्राफ है जिसमें आम का कल्टीवेशन हुआ
लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि छोटा सा मच्छर का जो बच्चा है, जो सबसे पहले अपने फ्लाइट में जब बाहर उड़ा तो लोग उसे मारने की कोशिश करने लगे। तो उसके पापा ने पूछा कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? तो उसने कहा कि बहुत अच्छा रहा पापा, सब लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो हमें ये देखना है कि सामने वाला हमसे क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उस चीज को कैसे ले रहे हैं और कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।